बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ ताहिर महमूद राव। तो सर आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 8 केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर 4 लेक्चर 8। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टोक्योमेट्री। तो स्टोक्योमेट्री के मीनिंग जैसे हमने पहले भी देखे थे तो सेम दोबारा देख लेते हैं। स्टोक्योमेट्री जो है दो ग्रीक वर्ड से जुड़ के बना है। स्टोशियन मतलब एलिमेंट एंड मेट्रॉन मतलब मेजरमेंट, यानी मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट। तो इसका मतलब मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट, और एलिमेंट का मतलब रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, यानी हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को मेजर कर सकते हैं। यानी आसान लफ्ज़ों में वहाँ पर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की कोई मिकदार है जो अननोन है, तो उसे हम बैलेंस केमिकल इक्वेशंस की मदद से हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई नॉन मैस हो या नॉन मोल हो तो उसकी मदद से हम अननोन मैस रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऐसा कब करेंगे हम? जब एग्जांपल्स देखेंगे, स्टोक्योमेट्रिक कैलकुलेशन से रिलेटेड एग्जांपल्स हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, वहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं डेफिनेशन की तरफ। स्टोक्योमेट्री, तो स्टोक्योमेट्री डेफिनेशन में हम कहेंगे द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री की ब्रांच है, इट्स अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of quantitative relationship between reactants and products in a balanced chemical equation is called stoichiometry। यानी एक तो इसमें दो तीन चीज़ें हैं। एक तो ये स्टोक्योमेट्री ब्रांच है केमिस्ट्री की, इट्स अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। और हम इसमें करते क्या हैं? हम इसमें क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप देखते हैं, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप देखते हैं बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में क्वांटिटेटिव क्या रिलेशनशिप है, क्वांटिटी के लिहाज से रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट का क्या आपस में ताल्लुक है, रिलेशनशिप है। और ऐसा सब कुछ हम कहाँ देखते हैं? हम देखते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस के अंदर। यानी बैलेंस केमिकल इक्वेशन को इस्तेमाल करके हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की क्वांटिटी मेजर कर सकते हैं, उनके आपस में क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप्स को देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, तो कौन से रिलेशनशिप्स होते हैं हम जो देखते हैं? तो स्टूडेंट्स, ये रिलेशनशिप्स है 6 टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स। तो इन्हें बोलते हैं स्टोक्योमेट्रिक रिलेशनशिप्स। तो शॉर्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है स्टोक्योमेट्रिक रिलेशनशिप्स। यानी देखिए जी, मोल मोल रिलेशनशिप, इसका ये मतलब है आपके पास अगर एक चीज़ है रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, अगर आपके पास एक रिएक्टेंट के मोल है तो आप किसी दूसरे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के मोल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसे मोल मोल रिलेशनशिप कहते हैं। इसी तरह मैस मैस रिलेशनशिप का मतलब है आपके पास अगर एक चीज़ का मैस है तो दूसरी चीज़ का मैस निकाल सकते हैं। रिएक्टेंट का मैस है तो प्रोडक्ट का मैस निकाल लो, प्रोडक्ट का मैस है तो रिएक्टेंट का मैस निकाल लो, एक रिएक्टेंट का मैस है तो दूसरे रिएक्टेंट का मैस आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप आप कर सकते हैं। इसी तरह मोल मैस रिलेशनशिप, मोल वॉल्यूम रिलेशनशिप एंड मैस वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो ये वो रिलेशनशिप्स हैं जो हम ये रिलेशनशिप्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी इन रिलेशनशिप्स को इस्तेमाल करके हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के दोनों क्वांटिटेटिवली हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की जो है वो क्वांटिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, उनकी आपस में बैलेंस केमिकल इक्वेशन को यूज़ करके, ये रिलेशनशिप्स को यूज़ करके। एग्जैक्ट आइडिया तो डेफिनेटली आपको होगा जब हम एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो यहाँ पे ये थी हमारे पास डेफिनेशन। तो डेफिनेशन आपको ये बता रही है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड स्टोक्योमेट्री। तो ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टोक्योमेट्री में। तो मज़ीद बढ़ते हैं स्टूडेंट्स आगे। जब हम स्टोक्योमेट्रिक कैलकुलेशंस करते हैं, बेसिकली स्टोक्योमेट्री में ख़ास किस्म की कैलकुलेशंस हैं असल में। यानी यहाँ पे हम ये वाली कैलकुलेशंस करते हैं स्टोक्योमेट्री में, मोल मोल रिलेशनशिप, मैस मैस रिलेशनशिप फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये ख़ास किस्म के रिलेशनशिप्स हम फाइंड आउट करते हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान। तो इन्हीं चीज़ों को हम बोलते हैं स्टोक्योमेट्रिक कैलकुलेशंस। अब जब हमें स्टोक्योमेट्रिक कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी है तो वहाँ पे हम क्या अज्यूम करते हैं? तो बेसिक अजम्पशन, तो कुछ चीज़ें ना हम अज्यूम कर लेते हैं, अजम्पशंस, यानी हम कुछ चीज़ें फ़र्ज कर लेते हैं जब हम स्टोक्योमेट्रिक कैलकुलेशंस करते हैं। क्या फ़र्ज करना है जी? 3 चीज़ें हमने फ़र्ज करनी है। पहली चीज़ है जी, all the reactants are completely converted into products। यानी हम स्टोक्योमेट्रिक कैलकुलेशन जब करते हैं ना
तो हम ये चीज़ फर्ज कर रहे होते हैं भाई सारे के सारे रिएक्टेंट्स किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट में। जैसे रिएक्शन ए कन्वर्टेड टू बी, तो हम फर्ज कर लेते हैं कि 50 ग्राम अगर ए है तो ये सारे का सारा 50 का 50 ग्राम बी में कन्वर्ट हो रहा है, कोई भी कहीं ज़ाया नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, सारे रिएक्टेंट्स जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। ऑल द रिएक्टेंट्स आर कंप्लीटली कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट्स। नंबर 2 हम क्या अज्यूम करते हैं जी, नो साइड रिएक्शंस अक्कर, नो साइड रिएक्शंस आर अक्कर, कोई साइड रिएक्शंस नहीं हो रहे, या एक की बात करें कोई साइड रिएक्शन नहीं हो रहा, नो साइड रिएक्शन इज अक्कर। एक की बात करें नो साइड रिएक्शन अक्कर, कोई साइड रिएक्शन नहीं हो रहा। सो साइड रिएक्शन का मतलब क्या होता है, साइड रिएक्शन का मतलब ये होता है कि जैसे मैं कहता हूँ ना ए हमारे रिएक्टेंट्स है और बी हमारी प्रोडक्ट है, ठीक है, ये तो आपका हो गया रिएक्शन। अब मैं फर्ज करता हूँ ए जो है इम्प्योर है, अगर ए इम्प्योर है तो ए के अंदर कोई इम्प्योरिटी मौजूद है, अगर इसमें कोई इम्प्योरिटी मौजूद है तो ए बी में कन्वर्ट हो रहा है, और ए में अगर कोई इम्प्योरिटी है तो वो ए जो इम्प्योरिटी है वो किसी और चीज़ से, किसी और रिएजेंट से, ऑक्सीजन से, या रिएक्शन में जो रिएजेंट्स इन्वॉल्व हैं उनसे वो जुड़ के फर्स्ट करो इम्प्योरिटी किस में कन्वर्ट हो रही है, डी में। तो जो इम्प्योरिटी डी में कन्वर्ट हो रही है साइड रिएक्शन हो गया। तो ए बी ये तो नॉर्मल रिएक्शन है, अब उसमें इम्प्योरिटीज़ हैं अगर तो वो इम्प्योरिटी जो है किसी और रिएजेंट से जुड़ के डी में कन्वर्ट हो रही है, तो जो इम्प्योरिटी डी में कन्वर्ट हो रही है इसे हम बोलते हैं साइड रिएक्शन। तो अगर साइड रिएक्शन हो रहा होता है ना तो फिर इसका मतलब सारे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहे, रिएक्टेंट्स के अंदर इम्प्योरिटीज़ हैं, इम्प्योरिटीज़ जो है वो डी में कन्वर्ट हो रही हैं, तो साइड रिएक्शन कोई नहीं होना चाहिए। हम फर्ज कर लेते हैं कोई साइड रिएक्शन नहीं हो रहा, हम फर्ज कर लेते हैं हर चीज़ बिल्कुल प्योर है और 100% तमाम रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो थर्ड नंबर पे हम क्या अज्यूम करते हैं जी, थर्ड नंबर पे हम अज्यूम करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस, law of conservation of mass and law of definite proportions, definite proportions are obeyed। हम स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस करते हुए फर्स्ट कर लेते हैं कि जो दो लॉज है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस, ये दोनों लॉ जो हैं ये ओबे हो रहे हैं, ठीक हो गया। तो ये दो लॉज हैं जी। अब ये जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बेसिक अजम्पशंस, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, बेसिक अजम्पशंस। तो अब नेक्स्ट देखते हैं सो ये लॉ क्या कहते हैं। तो देखिए लॉज ओबेड ड्यूरिंग स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। तो ये जो लॉज हैं ये भी आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि राइट डाउन द लॉज विच आर ओबेड ड्यूरिंग स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। तो ये भी शॉर्ट है। तो इसमें दो लॉ स्टूडेंट, पहला लॉ जो है इसे आप सब बच्चों को पता ही है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस, वेरी फेमस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। तो हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस में कि मैस कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इस तरह अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी की बात करें तो फिर हम ये भी कह सकते हैं कि एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस स्टोकियोमेट्रिक के लिहाज से अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू स्टोकियोमेट्री, तो हम कहेंगे कि आपके पास नंबर ऑफ या mass of reactants are equal to the mass of products। यानी हम स्टोकियोमेट्रिक की लिहाज से बात करें तो हम कहते हैं mass of reactants are equal to mass of reactant equal to mass of product। यानी आपके पास रिएक्शन है ना 2H2 plus O2 gives you 2H2। तो स्टोकियोमेट्री के लिहाज से हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस क्या है, ये देखिए इसका 4 ग्राम हाइड्रोजन है, 32 ग्राम ऑक्सीजन है, तो वाटर कितना बन गया 36 ग्राम। तो ये आपको क्या बता रहा है, ये इक्वेशन है बैलेंस कैलकुलेशन, और ये आपके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस को भी एक्सप्लेन कर रही है। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। उसके बाद नेक्स्ट है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। ये लॉ हमें क्या कहता है, ये लॉ स्टूडेंट्स हमें कहता है प्योर केमिकल कंपाउंड, a pure
केमिकल कंपाउंड, एक जो प्योर केमिकल कंपाउंड होता है, ऑलवेज कंटेन्स सेम एलिमेंट्स present in a same ratio by mass। यानी ये प्योर केमिकल कंपाउंड होता है ना, उसमें हमेशा सेम एलिमेंट्स होते हैं, एक जैसे एलिमेंट्स होते हैं हमेशा, और वो जो एलिमेंट्स होते हैं सेम रेशियो बाय मास से मौजूद होते हैं। जैसे मैं कहता हूँ मेरे पास प्योर केमिकल कंपाउंड है वाटर, ये वाटर है, तो वाटर है मेरे पास कंटेनर में, तो मेरे पास वाटर है, वाटर इज अ प्योर केमिकल कंपाउंड। अब वाटर आप जहाँ से मर्जी ले लें, तो आप दुनिया में जहाँ से मर्जी वाटर ले लें, हमेशा वाटर में सेम एलिमेंट होंगे। तो वाटर में कौन से एलिमेंट होते हैं स्टूडेंट्स? हाँ जी, सही कह रहे हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो आप जहाँ से मर्जी कंपाउंड ले लें, वाटर प्योर होना चाहिए, तो प्योर वाटर आप जहाँ से मर्जी लेंगे तो हमेशा वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद होते हैं, तो सेम एलिमेंट मौजूद होंगे, और दे आर प्रेजेंट इन सेम रेशियो बाय मास। जैसे मैं कहता हूँ वाटर है, तो वाटर में 1 और 8 की रेशियो से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं। तो इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। तो जब भी हम स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस करते हैं तो इन दो लॉज को हम ओबे कर रहे होते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है केमिकल इक्वेशन क्या होती है। सो केमिकल इक्वेशन ना बेसिकली कोई केमिकल रिएक्शन है, उस केमिकल रिएक्शन को हम बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में सिंबल्स की मदद से और केमिकल फार्मूलाज की मदद से जाहिर कर रहे होते हैं। तो अगर किसी केमिकल रिएक्शन को हम शॉर्ट फॉर्म में, समराइज फॉर्म में, सिस्टमेटिक वे से शॉर्ट फॉर्म में सिंबल्स और केमिकल फार्मूलाज की फॉर्म में अगर एक्सप्लेन करें ना, उसे हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ ना, जब रिएक्शन हो रहा है मेरे पास, अब ये मेरे पास बर्तन है जी, एक कंटेनर है, इस कंटेनर में रिएक्शन हो रहा है। कौन सा रिएक्शन हो रहा है? ये नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स यू अमोनिया। तो इसमें नाइट्रोजन है, इस रिएक्शन में हो रहा है इसमें, ये मेरे पास वेसल है, इसमें अब जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है ना, रिएक्शन क्या हो रहा है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जुड़ रही है और अमोनिया बन रहा है। अब इस केमिकल रिएक्शन को हम एक तरीके से लिखेंगे, नाइट्रोजन का सिंबल N2, उसके बाद हाइड्रोजन H2, और जो प्रोडक्ट बन रही है अमोनिया NH3। तो NH3 क्या है? केमिकल फार्मूला है, और ये सिंबल्स हैं आपके पास एलिमेंट्स के। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, सिंबल की फॉर्म में, केमिकल फार्मूलाज की फॉर्म में, उसे केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। तो देखिए N2 + 3H2 गिव्स यू 2NH3। तो ये केमिकल इक्वेशन है हमारे पास। डेफिनेशन अगर आप याद करना चाहेंगे तो आप कहेंगे स्टेटमेंट, केमिकल इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब्स अ केमिकल रिएक्शन in terms of symbols and chemical formulas is called chemical equation। उसे हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। तो ये जो हमारा केमिकल इक्वेशन है, तो एक होता है केमिकल इक्वेशन, एक होता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस में हम जो इक्वेशन यूज़ करते हैं ना, और जो बहुत ही जिसकी अहमियत है स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन में, वो होती है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है? जिसके दोनों तरफ जो है ना एटम्स की तादाद इक्वल हो। जैसे मैं कहता हूँ यहाँ 2 नाइट्रोजन है, यहाँ भी 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है। तो आपके ये जो है दोनों तरफ जो है, एरो के दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स नाइट्रोजन के भी हाइड्रोजन के भी इक्वल है। तो ऐसी इक्वेशन होगा ना बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। और एक जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है ना, वो हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रही होती है। जैसे मैं कहता हूँ जी N2 + 3H2 गिव्स यू 2NH3, दिस इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये क्या क्या हमें इंफॉर्मेशन दे रही है? ये 4 बातें हमें बता रही है। पहली बात क्या बता रही है? 1 मोल नाइट्रोजन है, 3 मोल हाइड्रोजन से जुड़ रहे हैं, और 2 मोल क्या बन रहे हैं? अमोनिया। तो ये मोल की सेंस में आपको बता दिया, इंफॉर्मेशन मिल गई। इसी तरह मोल की सेंस में ना सोचें, हम माइक्रो लेवल पे देखें, तो माइक्रो लेवल पे हम ये भी कह सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का, एक नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल से कंबाइन हो रहा है, जुड़ रहा है, और क्या बन रहे हैं? 2 मॉलिक्यूल्स किसके? अमोनिया के। उसके बाद 3rd नंबर पे हम इसकी इंफॉर्मेशन वॉल्यूम के लिहाज से ले सकते हैं
क्योंकि आपको पता है सारी गैसेज हैं, नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है, अमोनिया भी गैस है, इनकी फिजिकल स्टेट भी आप नीचे लिखे। तो ये गैसेज हैं, तो गैसेज के वॉल्यूम्स होते हैं। तो वॉल्यूम के सेंस में हम क्या कह सकते हैं, 1 मोल नाइट्रोजन है तो हम कहेंगे 22.4 डेसीमीटर क्यूब ऑफ नाइट्रोजन, 3 मोल हाइड्रोजन, 3 मोल होता है 67.2 डेसीमीटर क्यूब। तो कंबाइनिंग में 67.2 डेसीमीटर क्यूब हाइड्रोजन एंड इट फॉर्म 2 मोल ऑफ NH3। तो 2 मोल होते हैं हमारा 44.8, तो इट विल फॉर्म 44.8 सॉरी डेसीमीटर क्यूब ऑफ NH3। तो ये आपकी वॉल्यूम के लिहाज से होगी। अब नेक्स्ट है मैस के लिहाज से, तो हम क्या कहेंगे 28 ग्राम, N2 होता है 28 ग्राम, तो 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन कंबाइनिंग विद, तो ये कितने हो जाएंगे 6 ग्राम ऑफ NH3 एंड इट फॉर्म 34 ग्राम बनेगा। 2 NH3 है ना, एक NH3 था 17 का, तो 2 NH3 है तो 34 ग्राम। तो हमें 4 इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल रही है, जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, तो और भी मिल रही है, तो ये 4 आपने जहन में रखनी है। तो ये थी केमिकल इक्वेशन और उसकी अहमियत, केमिकल बैलेंस केमिकल इक्वेशन की अहमियत थी, बहुत सारी हमें वहाँ से इंफॉर्मेशन मिलती है। उसके बाद स्टूडेंट हम स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस करते हैं। तो स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस में हम कौन से रिलेशनशिप डिस्कस करते हैं, ये आपने याद कर लिया 6 रिलेशनशिप्स हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, देयर आर 6 रिलेशनशिप्स, मोल मोल रिलेशनशिप, मैस मैस रिलेशनशिप, वॉल्यूम वॉल्यूम, मोल मैस, मोल वॉल्यूम एंड मैस वॉल्यूम रिलेशनशिप। उसके बाद स्टूडेंट आखिरी नंबर पे हम देखते हैं नेक्स्ट, नॉट लास्ट, नेक्स्ट है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज द अप्रोच टू डू स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। जब हमने स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस करनी है ना, तो हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, यानी कैसे हमने कैलकुलेशंस करनी है, पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, व्हाट इज आवर अप्रोच। तो हमारी अप्रोच ये होती है बेसिकली कि पहले तो हम देखते हैं ना कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें मिल गई, उसमें हम देखते हैं मैस ऑफ नॉन सॉलिड और वॉल्यूम ऑफ नॉन गैस और कंसंट्रेशन ऑफ नॉन सॉल्यूशन। पहले हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन में ये देखते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ है गिवन, किसका हमें कुछ सॉलिड है तो उसका मैस दिया हुआ है, कुछ सॉलिड का मैस दिया होगा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में मालूमात हमें दी होगी ना, सॉलिड का किसी का मैस दे दिया होगा, या वॉल्यूम ऑफ अ गैस गिवन होगा हमें इक्वेशन में, या हमें कुछ सोल्यूशन है तो उसकी कंसंट्रेशन दी होगी, मोलैरिटी दी होगी सोल्यूशन की। तो हमें कुछ ना कुछ तो लाजमी बताया गया होगा एग्जामिनर की तरफ से, तो हमने उसको एनालाइज करना है बैलेंस केमिकल इक्वेशन को हमें गिवन क्या है। उसके बाद कैलकुलेट द एन होता है नंबर ऑफ मोल्स, फिर हमने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं ऑफ नॉन जो भी चीज़ आपको पता है, या तो आपको सॉलिड का मैस पता है, या आपको वॉल्यूम पता है गैस का, या आपको किस सोल्यूशन की मोलैरिटी पता है, तो जो भी आपको नॉन सब्सटेंस है उसके नंबर ऑफ मोल्स आपने कैलकुलेट करने हैं। जाहिर बात है मैस दिया होगा तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लोगे, मैस और मोलर मैस। वॉल्यूम दिया होगा फिर भी आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल लोगे, वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम। तो इसी तरह मोलैरिटी दी हो फिर भी आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, फार्मूलाज आपने याद किए हुए। तो दूसरे नंबर पे आपने कैलकुलेट एन ऑफ नॉन सॉलिड और नॉन गैस और नॉन सोल्यूशन। अब उसके बाद 2 काम हो गए, अब 2 काम जब हो जाते हैं ना, तो तीसरा नंबर क्या होता है, फाइंड द रेशियो ऑफ द नॉन एंड अननोन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन। फिर हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखते हैं और बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देख के हम रेशियो निकालते हैं नॉन एंड अननोन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। ठीक हो गया, नॉन अमाउंट जो है बैलेंस केमिकल इक्वेशन में, और अननोन जो आपने फाइंड आउट करनी है उसकी आप उसे मोलर रेशियो देखते हैं, हम मैथ्स के लिहाज से भी देख सकते हैं, तो उसकी रेशियो निकालते होते हैं। आफ्टर नंबर 4 नंबर पे हम कहते हैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अननोन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। फिर हम अननोन जो हमारा रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है जो अननोन है हमारे पास, उसके हम नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, किसकी मदद से, बैलेंस केमिकल इक्वेशन की मदद से, BC बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो जब हमारे पास किसी भी अननोन के नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं तो आपको पता है फिर नंबर ऑफ मोल्स को फिर हम कन्वर्ट कर लेते हैं मैस में, वॉल्यूम में या कंसंट्रेशन। तो ये 5 पॉइंट्स हैं, इन 5 पॉइंट्स को हम फॉलो करके क्या करते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस करते हैं। तो ये 5 पॉइंट्स क्या कह रहे हैं, तो ये आपको इंशाल्लाह एग्जैक्ट पता लग जाएगा जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, हम एग्जांपल्स करेंगे, तो वहाँ पे हम इसी अप्रोच को फॉलो करेंगे। तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। तो नेक्स्ट 2 टर्म्स और हैं वो हम स्टडी करते हैं।
सो नेक्स्ट देखते हैं, दो अमाउंट्स होती है हमारे पास। एक होता है हम बोलते हैं स्टॉक्योमेट्रिक अमाउंट्स, स्टॉक्योमेट्रिक अमाउंट्स, और एक कहते हैं नॉन स्टॉक्योमेट्रिक अमाउंट्स। स्टॉक्योमेट्रिक अमाउंट्स का मतलब होता है वो मिकदारें, वो अमाउंट्स जो मौजूद होती हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर, उन्हें हम स्टॉक्योमेट्रिक अमाउंट्स कहते हैं। ठीक हो गया। जैसे मैं कहता हूँ ना जी 2H2 प्लस O2 गिव्स यू 2H2, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। इसके अंदर क्या अमाउंट्स हैं, 2 मोल हाइड्रोजन के, 1 मोल है आपके पास ऑक्सीजन का, और 2 मोल क्या बन रहे हैं, वाटर के। तो ये मोल के लिहाज से स्टॉक्योमेट्रिक अमाउंट्स हो गई। ठीक हो गया, तो स्टॉक्योमेट्रिक अमाउंट्स है। मैथ्स के लिहाज से अगर बात करें तो हम कहेंगे 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइनिंग विद 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड इट फॉर्मिंग 36 ग्राम ऑफ वाटर। तो ये मैथ्स के लिहाज से स्टॉक्योमेट्रिक अमाउंट्स होगी। तो सर वो अमाउंट्स जो मौजूद होती हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है ये, इसके अंदर जो अमाउंट्स मौजूद हैं मोल के लिहाज से, मैथ्स के लिहाज से, या वॉल्यूम के लिहाज से, किसी भी लिहाज से, तो उन अमाउंट्स को कहते हैं स्टॉक्योमेट्रिक अमाउंट्स। तो जब आपके पास स्टॉक्योमेट्रिक अमाउंट्स होते हैं ना, तो फिर दोनों रिएक्टेंट्स एक साथ खत्म होते हैं। मैं कहूँ मेरा 4 ग्राम हाइड्रोजन है, मैं कहूँ मेरा 32 ग्राम ऑक्सीजन है। अगर आप 4 ग्राम हाइड्रोजन को 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करोगे ना, जोड़ोगे, तो ये एग्जैक्टली इकट्ठे दोनों रिएक्टेंट्स खत्म होंगे। क्योंकि 4 ग्राम जो है ना, हमारी बैलेंस केमिकल यही बता रही है कि 4 ग्राम हाइड्रोजन को 32 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए होते हैं, और फिर वाटर कितना होता है 36 ग्राम। तो अगर हम स्टॉक्योमेट्रिक अमाउंट्स लेंगे और रिएक्शन करवाएंगे तो दोनों रिएक्टेंट्स जो है एक साथ खत्म होंगे, दोनों रिएक्टेंट्स एक साथ खत्म होंगे, कोई भी पहले खत्म नहीं होगा। तो जब दोनों रिएक्टेंट्स एक साथ खत्म होंगे और सारी प्रोडक्ट बन जाएगी, तो हम कहेंगे देयर विल बी नो लिमिटिंग रिएक्टेंट, देयर विल बी नो लिमिटिंग रिएक्टेंट, कोई भी लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं होगा। स्टूडेंट्स, लिमिटिंग रिएक्टेंट वो रिएक्टेंट होता है जो जल्दी खत्म हो जाता है। कोई केमिकल रिएक्शंस करवा रहे हैं, उसमें 2 रिएक्टेंट्स हैं या 3 रिएक्टेंट्स हैं, तो ऐसा रिएक्टेंट जो सबसे पहले खत्म हो जाए उसे बोलते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। और लिमिटिंग रिएक्टेंट की वजह से मजीद प्रोडक्ट नहीं बनती, लिमिटिंग रिएक्टेंट ही अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को कंट्रोल करता है। तो ऐसा रिएक्टेंट जो जल्दी खत्म हो जाए उसे बोलते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो अगर आप स्टॉक्योमेट्रिक अमाउंट्स लोगे तो कोई भी रिएक्टेंट पहले खत्म नहीं होगा। ठीक है, दोनों एक साथ जो है दोनों रिएक्टेंट्स खत्म हो जाएंगे, तो हम कहेंगे देयर विल बी नो लिमिटिंग रिएक्टेंट। उसके बाद नॉन स्टॉक्योमेट्रिक अमाउंट्स क्या होती हैं? तो स्टूडेंट फर्स्ट करें कोई रिएक्शन आप करवा रहे हैं, उस रिएक्शन को करवाने में आप स्टॉक्योमेट्रिक अमाउंट्स नहीं ले रहे, नॉन स्टॉक्योमेट्रिक अमाउंट्स यूज कर रहे हैं। तो आप जब ऐसे बस रिएक्टेंट्स आपने ले लिए, प्रोडक्ट रिएक्शन करा दिया, आपने कोई एग्जैक्ट वे नहीं किया चीज़ों को, रिएक्टेंट्स को। तो अगर आपने नॉन स्टॉक्योमेट्रिक अमाउंट लेकर रिएक्शन करवा दिया तो जाहिर बात है एक रिएक्टेंट जल्दी खत्म हो जाएगा और एक रिएक्टेंट बच जाएगा। तो जो रिएक्टेंट जल्दी खत्म हो जाएगा, पहले खत्म हो जाएगा, उसे बोलते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट, और जो रिएक्टेंट बच जाएगा उसे बोलते हैं नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट, एक्सेस रिएजेंट। ठीक हो गया। आप देखिए नॉन स्टॉक्योमेट्रिक अमाउंट्स की एग्जांपल क्या है, देखिए सेम एग्जांपल मैं लेता हूँ H2, 2H2 प्लस O2 गिव्स यू 2H2। अब इसमें देखिए स्टॉक्योमेट्रिक अमाउंट्स क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये बता रही है कि अगर 4 ग्राम हाइड्रोजन हो, 4 ग्राम हाइड्रोजन हो, तो वो 32 ग्राम ऑक्सीजन से जुड़ेगा और 36 ग्राम क्या बनेगा, वाटर। तो ये है स्टॉक्योमेट्रिक अमाउंट्स। ठीक है। अब नॉन स्टॉक्योमेट्रिक अमाउंट क्या है? अब स्टूडेंट मैं रिएक्शन करवा रहा हूँ, अब मैं रिएक्शन करा रहा हूँ, मैं 4 ग्राम ले रहा हूँ हाइड्रोजन, अब ऑक्सीजन में 32 ग्राम की जगह ले रहा हूँ 64 ग्राम। अब बताएं मुझे वाटर कितना बनेगा? तो अब मैं रिएक्शन करवा रहा हूँ नॉन स्टॉक्योमेट्रिक अमाउंट्स लेके, जो ब्लैक राइटिंग है ये अमाउंट्स में लेके ना करवा रहा हूँ रिएक्शन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या बता रही है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये बता रही है कि 4 ग्राम हाइड्रोजन के लिए 32 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए होता है, फिर ये दोनों रिएक्टेंट्स एक साथ खत्म होते हैं और 36 ग्राम वाटर बनता है। लेकिन मैं ये अमाउंट्स नहीं ले रहा, दीज आर स्टॉक्योमेट्रिक अमाउंट्स। मैं ले रहा हूँ 4 ग्राम हाइड्रोजन, लेकिन मैं ऑक्सीजन का ले रहा हूँ 64 ग्राम। अब स्टूडेंट कितना वाटर बनेगा? हाँ जी, सोच के बताएं। हाँ जी, वेरी वेल डन, सही कह रहे हैं आप।
तो 4 ग्राम है ना हाइड्रोजन, तो वो बेसिकली वाटर आपका 36 ग्राम ही बनेगा, वाटर 36 ग्राम ही बनेगा। उसकी वजह क्या है, देखो हाइड्रोजन तो 4 ग्राम ही है ना, आपने ऑक्सीजन को ज़्यादा लिया है, ऑक्सीजन ज़्यादा होने से हाइड्रोजन तो 4 ग्राम ही है, तो 4 ग्राम जो हाइड्रोजन है वो तो 32 ग्राम ऑक्सीजन से जुड़ सकता है। बेशक आपके पास 64 ग्राम है ऑक्सीजन, लेकिन 4 ग्राम जो हाइड्रोजन है वो 32 ग्राम से जुड़ेगा, तो क्या होगा 4 ग्राम जुड़ेगा 32 ग्राम से, 36 ग्राम बनेगा वाटर। बाकी ऑक्सीजन कहाँ कितनी बच गई, 32 ग्राम ऑक्सीजन बच जाएगी, क्या गई ये आपकी बच जाएगी 32 ग्राम ऑक्सीजन। तो हम क्या कहेंगे, कौन सा रिएक्टेंट पहले खत्म हुआ, किसकी वजह से रिएक्शन रुक गया, किसकी वजह से मजीद प्रोडक्ट नहीं बन रही, तो वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन पहले खत्म हो गया, इसे बोलते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब ऑक्सीजन बच गया है, बचा पड़ा ऑक्सीजन, तो इसे बोलते हैं नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट, या इसे बोलते हैं एक्सेस रिएजेंट। तो स्वयं जब भी हम नॉन स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट लेके रिएक्शन करवाएंगे ना, तो उसमें जो रिएक्टेंट जल्दी खत्म हो जाएगा वो लिमिटिंग रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट बच जाएगा वो नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो इस नेक्स्ट जो हमारे टॉपिक्स हैं वो यही हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट और यील्ड। और हम ये कह सकते हैं दीज आर एप्लीकेशंस, मैं कहूँ अगर एप्लीकेशंस ऑफ स्टोइकियोमेट्री, तो एप्लीकेशंस ऑफ स्टोइकियोमेट्री की अगर बात करें तो इसमें 2 एप्लीकेशन हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट, लिमिटिंग रिएक्टेंट और एक्सेस रिएजेंट, ये भी एप्लीकेशन है स्टोइकियोमेट्री की। और उसके बाद यील्ड हम लास्ट में पढ़ेंगे, यील्ड टॉपिक। तो यील्ड और लिमिटिंग रिएक्टेंट ये एप्लीकेशंस है स्टोइकियोमेट्री की। तो इसमें ये था हमारा आज का रिएक्शन अपना, सॉरी ये था हमारा आज का लेक्चर। तो तमाम चीज़ों को आपने अच्छे से तैयार करना है, इसमें बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, शॉर्ट क्वेश्चन। तो उम्मीद है इसमें तमाम चीज़ें आपको समझ आई होंगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।